कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे एमपीटेड वर्ग 3 मैथ्स गणित की पेडागोजी की क्लास रहेगी। और मैथ्स पेडागोजी के क्लास में हम टॉप 50 एमसीक्यूज करने वालेंगे। ये 50 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। और आपको पता है इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। मैथ्स पेडागोजी के कंसेप्ट की बात करें तो ये 50 प्रश्न सभी को कमेंट करके अंत में बताना है कि 50 प्रश्नों में आपका फीडबैक क्या रहा, 50 प्रश्नों में आपके कितने सही आंसर हुए। चलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए? 1 से 2 नंबर पक्का करना है तो सभी को कमेंट करना है, सभी को फीडबैक करना है। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। बाकी सभी क्लासेज का प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, गणित में अमूर्तीकरण का प्राथमिक सोपान क्या होता है? सूत्रों को याद करना, मूर्त वस्तुओं के साथ अनुभव प्राप्त करना, सीधे बीजगणित पढ़ना या रेखांकित करना। तो मेरे प्यारे में सभी लोग आप लोग जानते हैं, ज्ञानी स्तर व्याख्याता लोग हैं कि अमूर्तीकरण, गणित में अमूर्तीकरण का प्राथमिक सोपान है। तो सूत्रों को याद करना तो हो नहीं सकता, सीधे बीजगणित पढ़ना तो सीधा शब्द निगेटिव है, रेखांकित करना ये भी नहीं हुआ क्योंकि गणित का अमूर्तीकरण की बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन की बात हो रही। तो कहीं ना कहीं मूर्त वस्तुओं के साथ अनुभव प्राप्त करना ही आपका मूर्तीकरण का प्राथमिक सोपान होगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी के अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सेकंड प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 2 + 3 = 5, 2 धन 3 बराबर 5 और 3 धन 2 बराबर 5। वह गणित के किस गुण को पढ़ा रहे हैं? आपकी नियुक्त होती है, आप खुद सोचिए, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गणित के शिक्षक हैं, अध्यापक हैं और ऐसी चीज़ें हैं कि 2 + 3 5 लिखिए और 3 + 2 5 लिखिए। तो किस गुण का अनुसरण करके आप पढ़ा रहे हैं? वितरण नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, योगात्मक तत्सम। ये चारों नियमों से चारों ला से 1 नंबर का आएगा, ये याद रखेगा, पूछा ही जाएगा। तो कौन सा कहलाएगा हमारा? ये क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम। लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वह क्रम विनिमय नियम कहलाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, एमपीटेड 2024 में ये आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। गणित में त्रुटि अर्थात एरर का कारण अक्सर वैचारिक स्पष्टता की कमी होता है। इसे दूर करने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? छात्र को 10 बार वही सवाल हल कर देना, छात्र के साथ संवेदनात्मक चर्चा कर तर्क को समझना, उत्तर पुस्तिका में नकल करने को कहना या अभिभावकों को ट्यूशन लगाने की सलाह देना। ट्यूशन नकल दोनों चीज़ें गलत हो गई, बचता है पहला और सेकंड ऑप्शन कि छात्र को 10 बार वही सवाल हल कर देना, छात्र के साथ संवेदनात्मक चर्चा कर तर्क को समझना। तो बेहतर ऑप्शन बी आपको लग रहा होगा, क्योंकि तर्क करके समझना बेहतर होगा, 10 बार सवाल करने से बेहतर, हल करवाने से बेहतर है। सेकंड ऑप्शन यहाँ भी आप लोगों का सही हो जाएगा। बाकी हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त एनसीईआरटी बेस्ड टॉपर नोट्स है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। ये टॉपर नोट्स पेडेबल है। तो जैसे आप इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हाय हेलो टॉपर नोट्स करेंगे, टीम आपको फॉरवर्ड करेगी, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप फॉलो करिए और नोट्स प्राप्त कीजिए। ये नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर देंगे, कंठस्थ कर देंगे और पकड़ बना देंगे। और ये नोट्स जो बनाया गया है पिछले ईयर में जो सिलेक्शन पा चुके हैं शिक्षक, 15 से 20 शिक्षकों का एक टीम बनाकर ये सभी टॉपर नोट्स बनाई गई है। उनके मार्गदर्शन में क्या टॉपिक कवर करना चाहिए, क्या ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढ़ना चाहिए, उन्हीं टॉपिक से एमपीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाई गई है। तो आप लोग बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। एक ही मौके पे चौका मारिए, अपने सपने को साकार कीजिए। प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या सुसंगत होनी चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, सुसंगत होना का अर्थ क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। सुसंगत का अर्थ ही होता है कि विभिन्न विषयों जैसे अंक गणित ज्यामिति के बीच गहरा संबंध होना। सुसंगत का मतलब होता है गहरा संबंध। कहते हैं ना, वो एकदम एक दूसरे सुसंगत होकर चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ होकर चलते हैं, मतलब उनका गहरा संबंध है, तो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को भिन्न अर्थात फ्रैक्शन की अवधारणा शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? A/B के रूप में परिभाषा, संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शा देना, कागज मोड़ने की गतिविधि या फल के टुकड़ों के माध्यम से समझाना, या विभिन्न लघुत्तम एलसीएम निकालना सिखाना। तो क्या होगा राइट आंसर? सभी बताइएगा। जी हाँ, इनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों,
तो प्राथमिक कक्षा के बच्चों को भिन्न की अवधारणा शुरू करने का सबसे बेहतर जो तरीका होता है वह सभी लोग जानते हैं, कागज के मोड़ने की गतिविधि या फल के टुकड़ों को माध्यम से समझाना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गणित की भाषा अन्य विषयों की भाषा से भिन्न है, क्यों भिन्न है? संदिग्ध है, अत्यधिक संक्षिप्त और सटीक है, केवल वैज्ञानिकों के लिए है या अनौपचारिक रूप है? देखिए, गणित आप सभी लोग जानते हैं, गणित की भाषा अन्य विषयों भाषा से भिन्न क्यों लगती है आपको? आप खुद सोचिए, आपको भिन्न लग रही ना? क्यों लग रही? क्योंकि अत्यधिक संक्षिप्त और इसमें सटीकता होती यानी 2 + 2 4 होगा तो 4 ही होगा। सटीकता का मतलब सभी लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी अच्छा प्रश्न है, ये CTET में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। CTET में आया हुआ प्रश्न है सेंटर टीचेबिलिटी टेस्ट में कि गणित में खोजबीन उपागम का लाभ यह है कि यह पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करता है, छात्रों में स्वाधिगम आत्मविश्वास पैदा करता है, शिक्षक को मेहनत नहीं करनी पड़ती, या केवल मेधावी बच्चे के लिए। तो केवल मेधावी -2, शिक्षक को मेहनत नहीं करनी, दोनों -2, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करना ये भी -2। तो बचता क्या है? गणित में खोजबीन उपागम का लाभ है कि छात्रों में स्वाधिगम और आत्मविश्वास पैदा करता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बिल्कुल आपको कमेंट कर देना, फीडबैक कर देना है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, यह भी बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। ये रीट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। रीट राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा गया प्रश्न है कि वैन हीले के अनुसार यदि कोई छात्र वर्ग अर्थात स्क्वायर और आयत के बीच अंतर केवल उनके गुणों के आधार पर कर पा रहा है तो किस स्तर पर है? देखिए, गणित में वैन हील के अकॉर्डिंग अगर पूछा गया तो कहीं ना कहीं ये स्तर प्रथम विश्लेषण कहला जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वैन हील का अक्सर पूछा जाता है, मैथ्स में 1 नंबर का कभी कभी आता है, ध्यानपूर्वक समझना है। गणित में सतत और व्यापक मूल्यांकन अर्थात CC का अर्थ क्या होता है? और आपको पता है सतत और व्यापक मूल्यांकन CC से एक प्रश्न तो आना ही, कन्फर्म आना है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसका गणित में सतत और व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE का जो अर्थ होता है वह क्या होता है कि अधिगम के दौरान निरंतर अवलोकन और फीडबैक देना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है जो और भी बेहतरीन प्रश्न है कि एक प्रभावी गणित शिक्षक वह है। आपको सोचिए, एक प्रभावी गणित शिक्षक आप कैसे बन सकते हैं? जो बहुत कम समय में सवाल हल कर दे। मतलब जल्दबाजी में बता देना तो गलत होगा, बच्चे समझेंगे ही नहीं, तो कैसे आप जल्दबाजी से बताने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। छात्रों को यह महसूस कराएं कि वे गणित कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। उनके कॉन्फिडेंस लाना, महसूस कराना। केवल रटना, हमेशा कठिन कार्य, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, पहला भी नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या सेकंड ऑप्शन सही है। एक प्रभावी गणित शिक्षक वह है जो छात्रों को महसूस कराए कि वह गणित कर सकता है। कॉन्फिडेंस अगर बच्चों में ला सकता है तो बेहतर मैथ्स का टीचर कहला जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है गणित में संरचनात्मक दृष्टिकोण मानता है। गणित में जो संरचनात्मक दृष्टिकोण होता है वह क्या मानता है? सभी लोग बताइएगा। तो गणित में संरचनात्मक जो दृष्टिकोण है वह मानता है कि छात्र अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। टॉप 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गतिविधि है जो स्थानीय समझ विकसित करने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? देखिए, स्थानीय समझ को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि एक ही है, वह क्या है? किसी घर का मानचित्र बनाना और ब्लॉक से आकृतियां बना देना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारी नोट्स हम ग्रुप बनाए हैं, जो भी टॉपर नोट्स परचेज करते हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ है, सारी नोट्स उनको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ध्यानपूर्वक सभी लोग समझिएगा, बेहतर प्रिपरेशन करते रहिएगा। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में सर्वे आधारित परियोजनाओं का उद्देश्य क्या होता है? डेटा संकलन की परीक्षा लेना, छात्रों को स्कूल से बाहर भेजना, गणित को वास्तविक दुनिया और सामाजिक मुद्दों से जोड़ना, या अंक बढ़ाना। सभी लोग बताइए। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि गणित शिक्षण में सर्वेक्षण अर्थात सर्वे आधारित परियोजना का एक ही उद्देश्य हो सकता है कि गणित को वास्तविक दुनिया और सामाजिक मुद्दों से जोड़ना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एनर्जी के साथ कमेंट कीजिए। जितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ कमेंट करेंगे, पढ़ेंगे, माइंड की जो मेमोरी का जो ढक्कन है वो अवश्य खुलेगा। क्योंकि जो ढक्कन माइंड की मेमोरी में लगा है उसको खोलना ज़रूरी है, और इसको खोलकर ज्ञान के नॉलेज लेकर पढ़कर एग्जाम हॉल में बंद कर लेना है, फिर एग्जाम हॉल में खोलना है, ताकि सारे प्रश्न आपके सही हो, TET एग्जाम आप बेहतर स्कोर के साथ फतेह कर पाएँ। तो साथियों, संख्या रेखा जो होता है, नंबर लाइन का उपयोग सबसे प्रभावी ढंग से किसके लिए किया जाता है? सभी लोग बताएं अगर आपको पता है।
जी हाँ, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए सारे ऑप्शन को और फीडबैक कीजिए। तो संख्या रेखा का उपयोग सबसे प्रभावी ढंग से किसके लिए किया जाता है? पूर्णांकों को जोड़ घटा और भिन्नों की तुलना के लिए संख्या रेखा का उपयोग सबसे प्रभावी ढंग से किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, गणित में प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक का सबसे अच्छा समय क्या होता है? 1 महीने के बाद, कार्य के दौरान या कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद, केवल वार्षिक परिणाम के समय या जब छात्र फेल हो जाएं। आप खुद समझिए, कोई क्वेश्चन आपने बच्चों को दिया, उससे प्रतिपुष्ट फीडबैक लेना है तो कब लेंगे आप? कोई चीज़ आपने टॉपिक पढ़ा दिया, उसका फीडबैक लेना है, उसके लिए क्या होना है? कार्य के दौरान और कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद उसका फीडबैक लीजिए। आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, इसके बारे में कुछ पूछिए, बच्चे कितने सुने हैं, समझे हैं, कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगला है, गणित का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होने का तात्पर्य क्या होता है? गणित का जो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होने का तात्पर्य ही है कि पाठ्यक्रम बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और स्तर के अनुकूल होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। फिर अगला प्रश्न है, गणित में विश्लेषण विधि में हम क्या बढ़ते हैं? जटिल से सरल, ज्ञात तथ्यों से अज्ञात निष्कर्ष की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, केवल उदाहरणों की ओर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गणित में संश्लेषण विधि जो होती है, सिंथेसिस जो होता है, हम किस प्रकार से बढ़ते हैं इसमें? तो हम ज्ञात तथ्यों से अज्ञात निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। किसी भी प्रश्न पर अगर डाउट हो, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथियों, एक छात्र का कहना है 0.5 और 0.05 से छोटा है, यह भ्रांति किस कारण से हो सकता है? तो कहीं ना कहीं दशमलव की स्थानीय मान की अवधारणा इसमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह भ्रांति होती है। जितना ज़्यादा जीरो बढ़ेंगे उतना ज़्यादा वह अंक छोटा होता जाएगा दशमलव पद्धति में, ये तो आप जानते होंगे। और दशमलव पद्धति से सभी को पता है 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। और कभी कभी देखते होंगे एग्जाम में, क्योंकि एक दिन में तो पेपर होता नहीं है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन एग्जाम जब चलते हैं तो कभी किसी टॉपिक में 3-4 प्रश्न आएंगे, कभी 3-4 किसी दूसरे से, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। गणित में अलंकारिक भाषा के स्थान पर कैसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए? अलंकारिक भाषा, देखिए गणित में अलंकारी भाषा के स्थान पर कहीं ना कहीं परिभाषिक और संक्रियात्मक भाषा का जो है प्रयोग होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो दिया गया कि गणित की प्रयोगशाला का मुख्य लाभ क्या होता है? छात्रों को आराम देना, सभी लोग बताइएगा, और अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त प्रयोगों द्वारा सिद्ध करना, या केवल प्रगतिशील बच्चों को पढ़ाना, या स्कूल की फीस की बात करेंगे। सभी लोग बताइएगा, ठीक है ना। सभी लोगों को कमेंट करना है और फीडबैक करना है, और कमेंट करते रहना है, क्योंकि कमेंट जितना ज़्यादा बेहतर आप करेंगे, यहाँ पे स्कोर अभी से बेहतर कमेंटेड बनेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने की, पुशअप करने की कोशिश करेंगे। वाकई बता रहा हूँ, सफलता निश्चित हो जाएगी। तो गणित की प्रयोगशाला का मुख्य लाभ क्या होता है? गणित की प्रयोगशाला का मुख्य लाभ सभी लोग बताइए। अमूर्त अवधारणाओं से मूर्त प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जाता है, यह सबसे बेहतर लाभ हो जाता है। अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त प्रयोगों द्वारा सिद्ध करना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। गणित की परियोजनाओं का उद्देश्य पूछा जा रहा है, सभी लोग बताइएगा। जी हाँ साथियों, गणित की परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी मित्रों को बताना है, सभी फीडबैक करके बताना है, और सभी को कोशिश करना है कि सभी लोग बताइए और सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम देखते हैं, अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गणित की परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और हर एक क्वेश्चन का फीडबैक सभी को देना चाहिए और कमेंट भी करना चाहिए। चलिए सभी लोग बताइएगा। तो गणित की परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को व्यस्त रखना, गणितीय अवधारणाओं व्यवहारिक अनुप्रयोग सिखाना, अंक बढ़ाना, केवल देखिए केवल नेगेटिव अंक बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, व्यस्त रखने से काम नहीं चलेगा, काम किससे चलेगा? गणितीय अवधारणाओं को व्यवहारिक अनुप्रयोग सिखाने से काम चलेगा। इसलिए हम ये चीज़ों को सीखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और बेहतर आपको चीज़ें करना चाहिए। चलिए सभी लोग बताइए। तो गणित की परियोजनाओं का उद्देश्य हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर ही दिया गया है, सभी लोगों को बताना और फीडबैक करना है, और हर एक क्वेश्चन के आंसर सभी को बताना है। ये समझिएगा, जितना ज़्यादा कमेंटेड बनेगा उतना बेहतर होगा। प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के साथ गणित की लंबी आकृति
किसे दर्शाती है? तो गणित की जो लंबी आकृति होती है वह एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना दर्शाती है। क्या बनाती है? एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की लंबी आकृति क्या दर्शाती है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। गणित में सोच अर्थात थिंकिंग का प्रकार कैसा होना चाहिए? गणित में सोच और थिंकिंग का प्रकार जो है कहीं ना कहीं तार्किक और व्यवस्थित होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अब क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाना है तो सबसे बेहतर तरीका होगा हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि से विभिन्न आकृतियों की तुलना करना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणित में प्रतिचित्रण अर्थात मैपिंग के बारे में क्या सत्य है? देखिए मैपिंग के बारे में अक्सर पूछा गया है, कई बार रिपीट होता है और मैपिंग के अनुसार सही कि यह अनुपातिक तर्क होता है। यह अनुपातिक तर्क को क्या करता? प्रोत्साहित करता है। देखिए गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, निगेटिव हो गया, इसमें केवल निगेटिव हो गया, यह बिल्कुल कठिन शब्द निगेटिव हो गया। अब प्रोत्साहित शब्द क्या है? पॉजिटिव है। तो हमें शब्दों को लेकर के भी हम सही आंसर और सही गलत उत्तर बता सकते हैं और ये चीज़ जिसने समझ लिया एग्जाम को आसानी से फतेह कर लिया। ठीक है ना। चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा गणित की प्रगति के संदर्भ में कौन सा गलत दिया गया है। अब गलत हमें बताना है और भी प्रगति के संदर्भ में। गणित की अपनी भाषा है, गलत है। गणित निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं, बिल्कुल नहीं, गलत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत है, लेकिन गणित की अपनी भाषा है, ये सत्य कथन है। गणित निष्कर्ष सार्वभौमिक होता है, यह सत्य कथन है। गणित से अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, यह सत्य कथन है। लेकिन गणित एक अनुमानित विज्ञान है, यह गलत है। गणित एक अनुमानित विज्ञान है, यह कथन गलत दिया गया, बाकी सारे सही दिए गए। ठीक है ना। तो सभी चीज़ों को समझना है और बेहतर स्कोर प्राप्त करना है और कमेंट करना है। 10 ग्राम का प्रयोग किसके शिक्षण के लिए प्रभावी होता है? तो 10 ग्राम का प्रयोग अक्सर पूछा जाता है, यह स्थानीय समझ और ज्यामितीय आकृतियों के लिए जो है प्रभावी होती है। 10 ग्राम का प्रयोग स्थानिक समझ और ज्यामितीय आकृतियों शिक्षण के लिए प्रभावी होती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है कि गणित में कमजोर छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि। कमजोर छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है उपचारात्मक शिक्षण। रिमेडाइल टीचिंग जो होती है वह गणित में कमजोर छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न एनसीएफ 2005 बल देता है कि गणित में सफलता, जो एनसीएफ 2005 होती है वह किस पर बल देता है? वह बल देता है कि गणित में सफलता जो होती है वह प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, सभी को कमेंटेड करना है। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। साथियों अगला प्रश्न है गणित में कलन जो विधि होती है एल्गोरिदम का उपयोग किस स्तर पर अधिक होता है? तो एल्गोरिदम की बात आती है, कलन विधि की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये उच्च स्तर पर गणना के गति के लिए किया जाता है। कलन विधि मतलब उच्च स्तर की गणना, याद रखिएगा। अब तर्क और शिक्षण कौशल से संबंधित अब क्वेश्चंस करेंगे। लेवल 2 क्वेश्चन रहेगा, यानी एक लेवल और अब बढ़ने वाला है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। गणित शिक्षण में स्वयं सिद्ध क्या होता है? स्वयं सिद्ध का आप कभी आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो समझिए। गणित में जो स्वयं सिद्ध होता है वह जिन्हें बिना प्रमाण के सत्य मान लिया जाए उसे स्वयं सिद्ध बोलता है। उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। अगला गणित के डाइंस बॉक्स, गणित के डाइंस बॉक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गणित में जो डाइंस बॉक्स होते हैं जोड़ घटाव और स्थानीय मानों के लिए किया जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक, एक छात्र 60 को 6 और 0 के रूप में अलग अलग पढ़ता है। 6 0 ऐसे पढ़ता है, 60 न पढ़ के 60 न पढ़ के 6 और 0 पढ़ता है, जिसमें क्या कठिनाई होगी? अगर बच्चा ऐसे कर रहा है तो कहीं ना कहीं स्थानीय मान की उदाहरणा को बच्चों को समझ नहीं है कि इकाई दहाई ये चीज़ें, तो इसलिए बच्चा ऐसा पढ़ रहा है। अगला प्रश्न है कि गणित में अन्वेषण जो विधि होती है ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रतिपादक कौन है? ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक विधि पूछी जाए, अन्वेषण विधि पूछी जाए, तब आपके दिमाग में होना चाहिए H.E. आर्मस्ट्रांग, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग की बात की जाती है। अगला प्रश्न है गणित की भाषा को सीखने में क्या शामिल नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं गणित की भाषा में शब्दावली शामिल होती है, प्रत्यय शामिल होता है, सूत्र शामिल होता है, लेकिन कहानियों को रटना यह गणित की भाषा में सीखने में शामिल नहीं होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैन हीले के अनुसार बच्चा किस स्तर पर आकृतियों को उनको दिखने के आधार पर वर्गीकृत करता है? तो गणित की भाषा को सीखने में वैन हील के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बच्चा किस स्तर पर आकृतियों को उनको दिखने के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है? तो स्तर 0 चक्षुषीकरण,
विजुअलाइजेशन अगर आपने पढ़ा होगा उसी से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न है, गणित में योग अर्थात एडिशन पर आधारित समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है पुनः समूहीकरण की समझ करना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, गणित के इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? गणित के इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम का अर्थ एक ही है कि गणित के अन्य विषय से विज्ञान भूगोल के साथ जोड़कर पढ़ाना। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ये कई बार एमपी टेट में भी आया है, सी टेट में भी आया है। तो किसने कहा है? बेंजामिन पियर्स ने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में त्रुटियां किस प्रकार सहायक होती हैं? गणित शिक्षण में त्रुटियां, गलती जो होती हैं एक सीखने में सहायक होती हैं, ये सभी लोग जानते हैं। वे बच्चे जो तर्क को समझने का झरोखा विंडो होता है उस पर सहायक होती हैं गणित शिक्षण में त्रुटियां और गलतियां। अब परीक्षोपयोगी संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये फ्यूचर के आपके एग्जाम में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और कमेंट कीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां किस प्रकार से मदद करती है। प्राइमरी लेवल पे देखा जाए गणित की जो पहेलियां होती हैं वह किस प्रकार से मदद करती हैं? तो समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। प्रोत्साहित शब्द देखिए, शोर मचाना निगेटिव हो गया। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने से कोई मतलब नहीं है, समय बिताने से नहीं है, उनके क्या कौशल को प्रोत्साहित करने। ये सबसे बेहतर ऑप्शन कह रहा है, पॉजिटिव ऑप्शन दिया गया है। और ऑप्शन को पढ़कर भी हम सही सटीक आंसर निकाल सकते हैं। गणित में आकलन जो होता है, असाइनमेंट जो होते हैं कैसा होना चाहिए? असेसमेंट जो होता है कैसा होना चाहिए? तो निरंतर और व्यापक, सीसी। सभी लोग समझ गए? अगला प्रश्न, गणित की पाठ्यचर्या में कठिनाई स्तर होना चाहिए? केवल उच्च स्तर पर गलत, केवल निम्न स्तर गलत, छात्रों के मानसिक के अनुसार, शिक्षक के। देखिए गणित का पाठ्यक्रम है, कठिनाई स्तर कहने के छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जिस तरह से मानसिक होगा बच्चा उसी तरह से पढ़ पाएगा। क्योंकि शिक्षक से मानसिक संबंध नहीं है, क्योंकि पढ़ना बच्चों को है, इसलिए बच्चों के मानसिक आयु के अनुसार होना चाहिए। गणित में प्रत्यय जो कंसेप्ट होते हैं वे क्या होते हैं? मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात या उपरोक्त सभी। तो गणित में जो प्रत्यय होते हैं, कंसेप्ट जो होते हैं वह सभी लोग जानते हैं। मूर्त से अमूर्त भी होते हैं, सरल से कठिन भी होते हैं, ज्ञात से अज्ञात भी होते हैं। अर्थात जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है, कन्फ्यूज नहीं होना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन माने जाते हैं? प्रोजेक्ट का जब भी नाम आता है किलपैट्रिक का नाम जुड़ी जाता है। विलियम किलपैट्रिक, याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि गणित शिक्षण में दृश्यात्मक अर्थात विजुअल उपकरण का उदाहरण पूछा जा रहा है। और गणित में जो होता है दृश्यात्मक विजुअल उपकरण का एक ही उदाहरण है, वह ज्यामिति बॉक्स या चार्ट। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आप जानते हैं कि गणित की योग्यता विकसित की जा सकती है। मैथमेटिकल एबिलिटी जो होती है केवल सूत्र याद कर, अभ्यास और व्यवहारिक अनुभव द्वारा, केवल बोर्ड पर या गृहकार। देखिए केवल निगेटिव, केवल गृहकार देने से क्या योग्यता विकसित हो सकती है? हो सकती है, लेकिन अभ्यास और व्यवहारिक अनुभव द्वारा सबसे बेहतर होगी। इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। हमें बेहतर ऑप्शन की तलाश रहती है। सभी को पता है 2 निगेटिव ऑप्शन दिए गए हैं, 2 पॉजिटिव दिए जाएंगे। 2 पॉजिटिव, हमें पहले 2 पॉजिटिव सेलेक्ट करना है, फिर 2 पॉजिटिव में से देखिए बेहतर पॉजिटिव कौन है, बेहतर सकारात्मक सबसे बल अकॉर्डिंग टू प्रश्न किस में हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें सटीक आंसर देना है। अगला, गणित में शून्य की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है? तो गणित में शून्य की अवधारणा जब भी पूछा जाता है आर्यभट्ट का नाम आता है, ये सभी लोग जानते होंगे। और आपको पता है पाइथागोरस, आर्यभट्ट, रामानुजन, इन तीनों में से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं टॉपिक से लेके। गणित में सहसंबंध का अर्थ क्या होता है? 2 विषयों का अलग होना। सहसंबंध मतलब जुड़ना होता, अलग होना गलत है। एक विषय का दूसरे विषय से संबंध ये हो सकता है, केवल पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी सही होगा। गणित में सहसंबंध का अर्थ होता है एक विषय का दूसरे विषय में संबंध होना। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? केवल शिक्षक की बात सुनना, गलत हो जाएगा। गणितीय विचारों को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, बिल्कुल सही है। बोर्ड से नकल करना गलत है। चुपचाप बैठना, ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑलरेडी मिल गया। तो ऑप्शन को देखकर हम सही लगा सकते हैं कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? गणितीय विचारों को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। तो ये रहे दोस्तों, हमने टॉप 50 क्वेश्चंस किया। थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड वाचिंग। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ, आप सफल होने के साथ अगर आप दोस्त भी सफल होंगे तो बेहतर होगा अपने, क्योंकि आपका अपना टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है। तो सभी लोग
50 प्रश्नों में से आपका क्या फीडबैक रहा सभी को कमेंट करना है। और जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए केवल व्हाट्सएप मैसेज कर देना है 9630689598। जैसे व्हाट्सएप करेंगे टॉपर नोट्स का डिटेल आपको मिल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कीजिए और टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी सभी क्लासेस चल रही, प्लेलिस्ट बना दिया गया। प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी 101% एग्जाम को फतेह कीजिए। चलिए मिलते हैं। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।